तो बच्चों आज है हमारा नेक्स्ट चैप्टर और उसका नाम है न्यूटन के गति के नियम। 3 नियम है और उससे पहले आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी वर्ड जानने पड़ेंगे, जैसा जड़त्व हो गया, इनर्शिया, और जी मोमेंटम, संवेग, इम्पल्स, आवेग, ये टर्म भी आपने जाननी है। ठीक है, तो यानी कि एक बात तो जानना कि जो ये न्यूटन के गति के नियम हैं, एक तो ये सीधी रेखा में लगेंगे। वस्तु की गति कैसी होगी? सीधी। इस बात को नोट करके रखो। अब जो एक वर्ड आता है आपका जड़त्व, ठीक है, जड़त्व को इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं? इनर्शिया। तो लिख लो इनर्शिया या जड़त्व भी कह लो। तो देखो, वैसे तो इसकी जड़त्व की अगर डेफिनेशन है तो पूछी जाती, अगर जो आपको डेफिनेशन जाननी है तो वह यह है कि किसी वस्तु का वह गुण जो वस्तु को विराम या गति में ही रहने को बाध्य करता है, जड़त्व कहलाता है। समझ में तो कुछ नहीं है। देखो, अगर जो आपके मार्कर मैंने रख दिया, ठीक है, तो यहां से जड़त्व का मतलब क्या है कि जो ये मार्कर है ना, ये बस विरामी स्थिति में है, तो ये विराम ही स्थिति में रहना चाहेगा और इसके इस गुण को कि ये अपनी विराम की गति को ही सपोर्ट कर रहा। इन्होंने कहा मुझे तो बस यहीं से मजा आ रहा, मुझे नहीं कहीं भी जाने की जरूरत। ठीक है, तो यानी कि वस्तु के उस गुण को जो उसकी वही स्थिति बनाने के लिए काम करता है, उसको क्या कहते हैं? जड़त्व। गति में भी होगा, विराम में भी होगा। गति विराम का तो समझ में आराम से आ रहा, गति का हम समझाएंगे। देखो, ये मार्कर है, दोबारा से फिर बता रहे, ये मार्कर है, ये क्या चाह रहा? अगर जी मुझे तो यहीं पड़ा रहने दो, मुझे कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, तो ये इसका जड़त्व है। ठीक है, यहां से क्या कर रहा है अपने, अगर जो हम इसको गति में लाना चाहेंगे तो ये विरोध करेगा। ठीक है, इसको बोल लेंगे विराम का जड़त्व। यानी कि कोई वस्तु अगर जो विराम में पड़ी तो वह विराम में ही पड़ी रहना चाह रहे। देखो, इसमें कितना बढ़िया गुण है। अगर इस पर हम कोई बाह्य बल न लगावे तो ये अनंत काल तक यहीं से पड़ा रहेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका विराम का जड़त्व। दूसरा जड़त्व हो आपका गति का जड़त्व। ठीक है, गति का जड़त्व ये हो, अगर कोई वस्तु हमारी चल रही यानी कि मोशन में है तो वह अनंत काल तक चलती रहेगी। यहाँ तो ये नीचे फ्रिक्शन लग रहा इसलिए थम गई है। अगर जो कोई वस्तु बिल्कुल हम फ्रिक्शन को जीरो कर दें और किसी वस्तु को हम कोई वेग दे दें, प्रारंभिक वेग, तो अगर जो मान लो हमें बिल्कुल चिकना कर दे, नहीं ये ब्लैक बोर्ड, ये व्हाइट बोर्ड बिल्कुल चिकना, और हम इस पर कोई 3 मीटर प्रति सेकंड की वेग से कोई वस्तु को चलती कर दे, तो वह अनंत काल तक 3 मीटर प्रति सेकंड तक ही चलती रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना काम करे। ठीक है, लेकिन यहाँ से दिया था जी 3 का, दिया था 3 का, क्या हुआ? रुक गई। बाह्य बल ने काम करा भाई, बाह्य बल आपने जीरो कहाँ करा? नेट फोर्स वो जीरो होना चाहिए। नेट फोर्स कहाँ जीरो हुआ? आपने इसको मोशन दी, गति दी, नीचे फ्रिक्शन फोर्स इधर की ओर लग गया गति के उल्टी दिशा में, तो रुक गई। तो यानी कि जो हमारा गति का जड़त्व है वो कब काम करेगा? जब हमारा नेट फोर्स जीरो होगा। समझ गए? अगर जो हम क्या करें, एक कांच की प्लेट ले लें, ठीक है, और उस पर कांच की गोली, और बिल्कुल उस पर बिल्कुल उसको चिकना बना दो। चिकना, वो आपका काम किस तरह बनाओ? बिल्कुल चिकना, और उसको आप वेग दे दो 3 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो जी ये चलती ही जाएगी, चलती ही जाएगी, चलती ही जाएगी, चलती ही, पता नहीं कहाँ जाएगी, हमें नहीं पता। समझ गए? तो देखो, अब ब्रीफ में बता रहे, इनर्शिया यानी कि जड़त्व क्या था? यह चीज में वो है,
विराम में है तो विराम में, गति में है तो गति में, ठीक है, उसमें ही रहने का उसका गुण जड़त्व हो। अगर कोई वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहना चाहे, कोई गति में है तो गति में ही रहना चाहे। सिंपल। ये हो गया जी उसका जड़त्व है। और किसी वस्तु में गुण कितना होगा, कम है ज्यादा है, ठीक है, इसका कोई मात्रक जी? तो बिल्कुल जी, अगर हमने किसी वस्तु का जड़त्व मापना तो उसका मात्रक है उसका वजन नाप लो बस। वजन का मतलब मास, द्रव्यमान, समझ गए? यानी कि उसका द्रव्यमान ले लो, जिसमें जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा वह उतना ही विरोध करेगी। देखो मान लो इसका एम की वैल्यू कितनी होगी, 50 ग्राम अंदाजा। तो देखो इसको हम गति में लाना चाह रहे हैं, यानी कि हम इसका जड़त्व, विराम का जड़त्व तोड़ना चाह रहे हैं, तो हमने थोड़ा सा ही काम, मतलब थोड़ा सा ही फोर्स लगाना पड़ा, ठीक है। और अगर जो मैं यहाँ से कोई भारी, यानी हम 5 किलो का ही बाट रख लें, तो अगर जो हम उसका जड़त्व तोड़ना चाहे तो हमने कुछ ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, समझे? तो यानी कि सिंपल सी बात है, जड़त्व अगर जो हमने किसी का देखना कि भाई इसमें अपनी गति को, चाहे वो विराम में रहना चाहे या एक गति में रहना चाहे, समझ रहे, इसमें जड़त्व है कितना, तो सीधी सी बात है आप उसका वजन नोट कर लो, उसका आप मास नोट कर लो, तो उसमें पता लग जाएगा कि उसमें जड़त्व का इनर्शिया की कितनी क्वालिटी, कितना गुण है, उसमें इनर्शिया की कितनी मात्रा है, ठीक है। अच्छा, ये आपकी समझ में आ गया होगा। दूसरा वर्ड आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक है भाई संवेग या मोमेंटम। तो जी ये लिख लिया हमने, संवेग या मोमेंटम। इसमें देखो इसकी जो अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहो तो आपने क्या करना है, मान लो ये वस्तु, ये बॉडी, इसका जो मास है वो है 2 किलोग्राम, और जी इसकी वेलोसिटी है वो मान लो 5 मीटर प्रति सेकंड, और दिशा भी कोई ना कोई होगी, यहाँ से उत्तर ले ली, वो सॉरी पूर्व है तो लिख लिया ईस्ट। सदिश राशि है वेग, उसको हम अपनी सहूलियत के लिए दिशा को थोड़ी देर के लिए भूल जाए, वैसे हर एक वेग में दिशा होगी, ठीक है। तो मान लो कि ये एक बॉडी है हमारी, इसका मास है 2 किलोग्राम और जो वेग है 5 मीटर प्रति सेकंड ईस्ट में। तो पूछ लिया कि इसका संवेग बताओ, तो सिंपल सी है, अगर जो हम किसी वस्तु का संवेग निकालना चाह रहे हैं तो उसके द्रव्यमान की और वेग की गुणा कर दो। डेफिनेशन भी यही है, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। रिप्रेजेंट हम इसको कैसे करें, स्मॉल p, ठीक है। और ये भी हमारी एक सदिश राशि हो, क्यों हो, अगर हम किसी सदिश राशि में अदिश की गुणा कर दें तो वो सदिश रहे, सिंपल। ये हमारी सदिश राशि थी, द्रव्यमान अदिश राशि है, तो यानी जो किसी सदिश राशि में अदिश राशि की गुणा करें या भाग करें तो क्या रह गए, सदिश राशि रह गए। तो इसलिए संवेग भी एक सदिश राशि है, और इसकी दिशा जब सदिश है तो दिशा होगी, तो इसकी दिशा कौन सी होगी, जो वेग की दिशा वही संवेग की दिशा, सिंपल है। तो यहाँ से अगर जो आप इसका संवेग निकालना चाहो तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10 मात्रक क्या होगा, मात्रक आएगा यहाँ से। तो देखो सिंपल है, कुछ भी तो वो नहीं है, वैल्यू लिख लो, 2 किलोग्राम गुणा 5 मीटर प्रति सेकंड ईस्ट। तो इन्हें अलग इकट्ठे कर लो और जी इन्हें अलग इकट्ठे कर लो, तो ये हो गया 5 दूनी 10 किलोग्राम,
ठीक है। और जी हो गया मीटर प्रति सेकंड ईस्ट। ठीक है, अगर जो ओनली पी की वैल्यू पूछ रहा यानी कि परिमाण तो 10 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड दिशा भाग जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया संवेग। अब जो ये तो हो गया थोड़ा मैथमेटिकली, थोड़ा इसमें फिजिक्स के नजरिए से देखो कि संवेग हो क्या। ठीक है, तो भाई संवेग वो हो क्या हो संवेग, मेरे संवेग वही तो हो जिससे थोड़ा डर लगे। क्या बोल रहा जी, डरो थम डरो किस तरह ये बता देंगे। संवेग एक्चुअल में क्या है, अगर जो तुम किसी चलती वस्तु ने रोकना चाहो और तुमने जितना डर लग रहा है उसके आगे अड़ने में, वही संवेग है उसका। यानी कि अगर जो किसी वस्तु का संवेग ज्यादा है तो तुम ज्यादा डरोगे, संवेग कम है तो तुम कम डरोगे। किस तरह देखो, मान लो कोई आपका पत्थर है 1 किलोग्राम का, ठीक है, और उसका वेग है 100 मीटर प्रति सेकंड, तो संवेग बैठेगा इसका 100। मात्रा का एडजस्ट हो जाएगा तो छोड़ो, उसका भी लेना देना नहीं, उसका संवेग बैठेगा 100। तो डर लगेगा इसके गड़ने में। 101 किलो का पत्थर 100 की स्पीड पर आ रहा, थारा लग गया हमने तो उड़ा देगा, समझ गए। फिर देखो एक कीड़ी का द्रव्यमान क्या होगा। ठीक है, एक कीड़ी का द्रव्यमान मान लो कितना बता रहे हैं, 1 ग्राम की मान लो। चलो जी 1 ग्राम की मान लो, तो 1 ग्राम हो जाएगा यहाँ से 1/1000 किलोग्राम, क्योंकि जो हमने मास लेना हो किलोग्राम में लेना है यहाँ से। और जी ये हो गया आपका, स्पीड हमने कितनी दे दी मान लो, चलो इसकी भी 100 रखी, 100 मीटर प्रति सेकंड। तो इसका संवेग बैठ गया 1/10 यानी कि 0.1। तो देखो भैया एक चींटी पूरी 100 की स्पीड से आ रही, तो थम तो आराम था अपना हाथ आजा चींटी आजा, और बेचारी यहाँ टकरावेगी नीचे गिर जाएगी। तो डर तो नहीं लगा, तो यानी कि डर क्यों नहीं लगा, क्योंकि उसमें संवेग कम था, समझे। फिर एक ट्रक ले लो, मान लो वो है 1000 किलो का, और उसकी स्पीड है 1 मीटर प्रति सेकंड। खड़े हो जाओगे उसका आगे, हो तो नहीं सकते, भाग जाओगे, क्यों, उसका संवेग ज्यादा है। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड मात्रक हो जाएगा, यूनिट हो जाएगी इसकी। तो यह बात है। तो यानी कि अगर जो मान लो कोई वस्तु चल रही, ठीक है, और आप उसको भाई वो टकरा भी, यानी कि आप उसको रोकने की तो कोशिश कर रहे हो, उसका गड़ गए, समझ रहे, तो आपको उसको रोकने में जितना डर लग रहा वही उसके संवेग की माप है, सिंपल। तो जी अब है न्यूटन के गति के नियम या न्यूटन के नियम। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, हिंदी में तो लिख ही लोगे, ठीक है। 3 नियम है, घने सिंपल नियम है। पहला नियम, फर्स्ट लॉ, क्या बताया फर्स्ट लॉ, अगर कोई वस्तु है हमारी, जड़त्व का ही नियम है, इसका दूसरा नाम है जड़त्व का नियम। पहले नियम का जड़त्व वाली बात है सारी की सारी। क्या कह रहे हैं कि अगर जो हमारे पे कोई वस्तु है और उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, क्या कहा कि यदि वस्तु पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो वो अनंत काल तक अपनी उसी दशा में कौन सी, गति में है, गति में रहेगी, विराम में है तो विराम में रहेगी। ठीक है, यानी कि अगर किसी वस्तु पर हम कोई बाह्य बल न लगावे तो वो गति में है, गति में रहेगी, विराम में है, विराम में रहेगी।
विराम वाली बात तो समझ में आवे। एक काम करो, मार्कर यहीं रख दो और 10 साल बाद घूम फिर कर आओ तो मार्कर यहीं मिलेगा, और कहीं चले जाएगा, यहीं मिलेगा, सिंपल। तो इसी तरह अगर जो हम यहाँ से देखो, इसका मैं एग्जांपल दे नहीं सकते क्योंकि हम यहाँ से बाह्य बल को शून्य नहीं कर सकते भाई साहब। क्यों? जैसे आपने ये इधर चलाई तो ये हम तो पीछे हो गए, लेकिन क्या हुआ, नीचे घर्षण बल लगने लगा तो उसने इसकी गति रोक दी। अगर जो आप किसी तरह से फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल को कम का मतलब शून्य कर दो तो वस्तु बिल्कुल है चलती ही रहेगी, चलती ही रहेगी, चलती ही रहेगी, पता नहीं कहाँ चली जाएगी। समझ रहे? तो सिंपल हो गया ये पहला। दूसरा लॉ इंपॉर्टेंट है। क्या करा न्यूटन जी ने, प्रयोग करे, एक्सपेरिमेंट करे, और उन्होंने ये निकाला कि अगर जो हम किसी वस्तु पर बल लगाएं, ठीक, तो उस बल कितना होगा। देखो मतलब ये कुछ ऐसा सही नियम है। तो क्या कहा कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। कंडीशन क्या है, कंडीशन भी ध्यान रखो, कांस्टेंट A यानी के नियत त्वरण, कांस्टेंट A। शर्त क्या है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। समझ में नहीं भाई बात? खूब जागे। मान लो आपने A की वैल्यू अपने हिसाब से बना ली। अगर जी हम A की वैल्यू रखेंगे 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर जो हम कोई वस्तु लेवेंगे ना जी, तो उसका हम 1 सेकंड में वेग कितना बढ़ा देंगे, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्योंकि त्वरण मात्रक क्या बतावे कि 1 सेकंड में कितना वेग परिवर्तन होगा। तो यहां से था 1, तो यानी कि हम उसका 1 सेकंड में 1 मीटर प्रति सेकंड उसका वेग बढ़ा देंगे। अगर जो वो 0 में यानी कि विराम में होगा, तो यहाँ से मान लो स्टॉप वॉच चलाई हमने, t बराबर 0 पर वो विराम में है, तो यहाँ से t बराबर 1 यानी कि 1 सेकंड में हम उसका वेग 0 पे थे 1 मीटर प्रति सेकंड कर देंगे। समझ में आ गया बात? a=1 का मतलब समझे? देखो a=1 का मतलब क्या हो गया, कोई भी बॉडी लो, ले ली, और आपने क्या करना है, उसका 1 सेकंड में, जैसे ही 1 सेकंड होगी आपने इसको इस तरह पकड़ना है, समझ गए? देखो दोबारा से पकड़ ली, और आपसे कहा कि स्टार्ट, जैसे ही स्टार्ट कहेंगे तो 1 सेकंड बाद आपने इसको इस तरह, समझ गए? 1 मीटर प्रति सेकंड यानी कि 1 मीटर तो दूरी बैठ भी नहीं रही, आपको उसको उसका वेग इतना कर देना कि वो 1 मीटर प्रति सेकंड हो जाए। तो यानी कि इस तरह पकड़ोगे और बस आपको समझो। तो जी ये हो गया आपका, मान लो हमने सबको, यानी कि हमारे पास एक वस्तु नहीं है, अलग अलग द्रव्यमानों की अलग अलग वस्तुएं, समझे? तो हम पहली वस्तु ने ले रहे, मान लो इसका द्रव्यमान सबसे थोड़ा है, तो इस हमने कितना त्वरण देना, 1 मीटर प्रति सेकंड का। तो देखो अगर जो हम कम स्पीड की ले रहे, सॉरी क्या बोल दिया हमने, कम द्रव्यमान की, हम कम मास की हम कोई वस्तु ले रहे और उससे हमने क्या हो, अब भाई इसको वेग दो, कितना, 1 सेकंड में 1 मीटर प्रति सेकंड, जब तो त्वरण इतना बैठेगा। देखो त्वरण हमने क्या कहा, 1 सेकंड में 1 मीटर प्रति सेकंड बढ़ा दिया। तो देखो यहाँ से त्वरण किस तरह बैठा, तो ये हो गया डेल्टा वी मीटर प्रति सेकंड, और ये होगा डेल्टा टी, क्योंकि T1 क्या है यहाँ से हमारा, T1 0, समझ रहे, और V1 0, समझ गए? क्योंकि 0 पे वस्तु विराम अवस्था में थी, और T2 क्या है जी हमारा,
1 1 सेकंड में, और V2 क्या हो गया 1 मीटर प्रति सेकंड। तो डेल्टा V 1 आ गया, और डेल्टा T T2 माइनस T1 ये 1 आ गया। तो A इक्वल टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। समझ जाओ अग्गा। तो यानी कि अब आपने मान लो 1 किलोग्राम की वस्तु ली, नियत त्वरण का मतलब समझ गए यहाँ से। अगर जो हम यहाँ से एज इक्वल टू कॉन्स्टेंट रख दें तो उसका मतलब समझ रहे, यानी कि सबसे एक ही त्वरण उत्पन्न करना, और वो त्वरण हमने कितना मान लिया 1 मीटर प्रति सेकंड। तो जी तो एक बात बताओ, कि 1 किलोग्राम की वस्तु थी, तो आपने जितना फोर्स लगाया, मान लो आपके हाथ में मशीन लगा दी हमने, ठीक है, तो उसमें मान लो 5 न्यूटन का आ गया, 5 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ा आपने। एग्जाम्पल है, कोई वो नहीं है कभी आपको वो निकाल के इतना बैठा ना। अच्छा, फिर क्या देखो, आप इस वस्तु को बड़ा कर दो। अगर जो आपने 1 किलोग्राम की थी तो 2 किलोग्राम ले लो। तो अगर जो हम आपसे कहे भाई इसमें भी उतना ही त्वरण उत्पन्न करो, तो उतनी बलते काम चल जाएगा ना, ज़्यादा चलेगा। ठीक है, अगर जो हम यहाँ से ले ला 5 किलो की, तो फिर आपने देना वही 1 सेकंड में 1 मीटर प्रति सेकंड, उसका वेग पहुँचाना, तो यहाँ से आपने ज़्यादा बल चलेगा। और अगर जो हम यहाँ से कर दे 100 किलो, तो शायद थार पर किले पर काम भी ना चले, तो हमने भाई दूसरों की मदद लेनी पड़े। समझ गए? तो ये लिख रहा है, ये F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M व्हेन, यानी कंडीशन क्या है, एज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि सब में हमने एक ही त्वरण पैदा करना। तो अगर जो हमने सब में एक ही त्वरण पैदा करना हो, जैसा कि हमने एग्जांपल लिया था, सब में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का, यानी कि 1 सेकंड में 1 मीटर प्रति सेकंड। तो अगर जो हम बड़ी वस्तु लेंगे ना, यानी कि भारी वस्तु लेते जाएंगे, तो ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। ये मतलब है इसका। देखो, फिजिक्स का कोई भी नियम हो, कोई ऐसा नहीं है किसी के माइंड में यार उसने बस लिख दिया ना। फिजिक्स है स्पेशली क्या, वस्तु ऑब्जर्व करी गई, और जो कुछ ऑब्जर्व हो गए सब में से कुछ क्षण का निकला, वो आपको यहाँ बता दिया गया। अब वो देखो कि आपको लोग वो क्षणा हुआ बता रहे, क्या बता रहे, वो आपका काम भाई। तो ये तो हो गया पहला। दूसरा देखो क्या बात कही कि F इज, मतलब इसी नियम के 2 पार्ट है। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, क्या है जी, व्हेन M इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि कॉन्स्टेंट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ जी कि अगर जो हम एक ही वस्तु पकड़नी, देखो भी हमने M कॉन्स्टेंट कर दिया, तो यानी कि हमारी एक बस यही वस्तु है, समझिए, इसका M कॉन्स्टेंट है। तो सीधी सी बात है, अगर जो हम उसमें ज़्यादा त्वरण देना चाहे, ठीक है, वस्तु हमने एक पकड़ी, पहले हमने उससे इसमें त्वरण कितना उत्पन्न किया था 1 मीटर प्रति सेकंड का, तो ये मान लो हमने इस तरह चलना पड़ा, तो कम फोर्स लगानी पड़ी। फिर अगर जो हम कहे कि नाजिन हमारा नहीं एक मकाम चलता, हमारा तो तुमने तो 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण चाहे, तो जी सीधी सी बात है, वस्तु तो वही है, द्रव्यमान कांस्टेंट है, तो आपको फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, यानी कुछ इस तरह झटके से। अगर ना जी हमारा तो 2 में भी काम चलता, हमारा तो 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण दो, तो जो आपने कभी कट जैसी ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। तो यही है भाई। तो बस अब जब हमने क्या करा, इन दोनों को मिला देंगे। क्या था पहला था आपका F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, और सेकंड क्या था, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A में दोनों कंडीशन। इस वाले में ये कांस्टेंट, इस वाले में कांस्टेंट। इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको 2, फिर अगर लिख दो कि जोड़ने दोनों को इकट्ठी करने पर, तो जैसे आपने इकट्ठी करी, ये F इस F के ऊपर आ गया, और ये प्रोपोर्शनल इस प्रोपोर्शनल को ढक लिया, और ये M में बन गया। कुछ आप ये समझ लो कि आपने कुछ इस तरह से फट जैसी पिचका दी। तो चलो जैसा आप मानो FEMA। तो ये प्रोपोर्शनल का निशान है भाई, और जब प्रोपोर्शनल हटावेंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, तो ये इज इक्वल टू KMA लिख देना कि एक समानुपाती नियतांक है। ठीक है, अनुक्रमानुपाती समानुपाती एक ही बात है। और फिर क्या हुआ, फिर साइंटिस्ट यहाँ कहाँ बैठे, फिर उन्होंने K की वैल्यू निकाल ली, फिर एक्सपेरिमेंट करे, तो वहाँ से एक्सपेरिमेंट से K की वैल्यू 1,
अरे तो बस यू वन की वैल्यू तो जब आप इसकी वन में गुणा करोगे यही नहीं, तो यहाँ से आपका फॉर्मूला बन गया कि F इज इक्वल टू एम ए, F इज इक्वल टू एम ए। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो। ये है इसका सदिश फॉर्मूला, नहीं है? देखो बल एक सदिश राशि है और त्वरण सदिश राशि है, तो सिंपल सी बात, कुछ बताना ही नहीं, बस दिशा की बात कर लो, या कर लो बात। और यहाँ से भी आप वही बात लिख सको कि हमने त्वरण हमारी एक सदिश राशि थी, उसमें हमने अदिश की गुणा कर दी, ठीक है, तो जो हमने राशि प्राप्त होगी वो सदिश होगी। दिशा की बात, जिधर त्वरण की दिशा उधर ही बल की दिशा, यानी कह लो जिधर बल की दिशा उधर ही त्वरण की दिशा। अरे सिंपल है यार। आप त्वरण इसमें इधर पैदा करोगे, यानी कि इधर इस डायरेक्शन में, तो बल भी तो आपने इधर ही लगाना पड़ेगा। तो बल की दिशा में त्वरण की दिशा में क्या है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। और अगर जो आप किसी वस्तु में आप त्वरण देखना चाह रहे, तो उसका तरीका क्या है, ये घुमा का आ गया, ये तो है भाई, इधर था इधर पहुंचा दिया हमने। तो यानी कि जो हमने त्वरण की वैल्यू निकाल ली दूसरे तरीके से, तो आप उसके बल पे, यानी कि उस पर जितना बल लगा वस्तु पे और उसका जितना द्रव्यमान था उसकी भाग कर दो, आपको उसमें उत्पन्न त्वरण मिल जाएगा। इसके मात्रक की बात कर लो, तो यानी कि बल का मात्रक एम ए, तो बल का मात्रक यानी कि F का मात्रक बराबर m का मात्रक गुणा a का मात्रक। सिंपल, m का मात्रक किलोग्राम, a का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो बस यही है, ठीक है। और इसको हम बोल दे न्यूटन, चाहे आप किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिख लो या लिख लो न्यूटन, आपकी मर्जी। न्यूटन ने ही सारा काम करा, तो उनके सम्मान में, रिस्पेक्ट में, उनके यूनिट का नाम यानी कि फोर्स की यूनिट का नाम क्या रख दिया, न्यूटन, ठीक है। अब ये थोड़ा सा एक न्यूटन के बारे में जान लो, एक न्यूटन लगभग होता होगा कितना, तो देखो F इज इक्वल टू एम ए था, तो m की वैल्यू हमने एक रख दिया, यानी कि 1 किलोग्राम, और गुना त्वरण वो भी हमने एक, इनको एकांक भी बोल लो, समझ रहे, एकांक द्रव्यमान कह लो, एकांक ही तो है, मात्रक एक है, और जी एकांक त्वरण कह लो, यानी कि 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को हम एकांक त्वरण कह सके और 1 किलोग्राम को एकांक द्रव्यमान कह सके। तो ये आ जाएगा आपका किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और किलोग्राम, अरे लो यार, ये आ जाएगा अग्र मात्रक था ना, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया जी आपका 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या इतने को क्या कह दिया था हमने, 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन का मतलब समझे कि 1 न्यूटन वो बल है जी, कौन सा है जी, जो 1 किलोग्राम की वस्तु को, यह 1 किलोग्राम की वस्तु में कितना त्वरण पैदा कर देगा, यूनिट, यानी कि एकांक त्वरण, यानी कि उसमें 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर देगा। तो आप देख लो कि हम आपसे 1 किलो की वस्तु दे और वह आपने क्या करनी, 1 सेकंड में 1 मीटर पहुंचानी, कुछ इस तरह समझो, 1 सेकंड में 1, तो आपको ये जितना फोर्स लगाना पड़ेगा वो 1 न्यूटन है। आप थोड़ी सी कल्पना कर सको कि 1 न्यूटन इतना हो, डेफिनेशन भी पूछ लगा 1 न्यूटन कितना हो, तो 1 न्यूटन वह बल है जो एकांक द्रव्य, थोड़ी डेफिनेशन थोड़ा सी बड़ा सी लिख दो कि 1 न्यूटन वो बल है जो एकांक द्रव्यमान की वस्तु में एकांक त्वरण उत्पन्न कर देता है, सिंपल। अच्छा जी, अब जो हम क्या करेंगे, संवेग में और जी फोर्स में, इनमें हमने रिलेशन बनाना है, किस किस में, बल में, कुछ गलत बोल दिया होगा पीछे तो सॉरी, बल में
और जी हमने संवेग, इनमें रिलेशन बिल्ड करना, यानी कि संबंध बनाना। कह देगा कि बल और संवेग में संबंध स्थापित कीजिए। अच्छा जी, इसी का ही पार्ट है और जी मिटा भी दिया। समझिए क्या करना है हमारा टॉपिक। हमारा टॉपिक है बल और संवेग में रिलेशन बनाना। क्या रिलेशन हो? तो ये रिलेशन होगा जी आपका, देखो इन दोनों। तो सिंपल है, कुछ नहीं है, F इज इक्वल टू एम ए। फिर क्या किया, एम को जो कतुरे नहीं दिया, ए को हमने लिख दिया डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। सिंपल जी। फिर थोड़ा सा और आगे चलो, एम डेल्टा वी को लिख दिया जी v2 यानी कि फाइनल वेलोसिटी, और जी हाँ बस सिंपल है। अग्गा जो इनको खोल लो, ये हो गया एम वी टू माइनस एम वी वन अपॉन डेल्टा टी। तो देखो द्रव्यमान की और वेग की गुणा हो रही, द्रव्यमान की और वेग की, यानी कि दोनों क्या है, संवेग है। समझ गए? तो भैया देखो, इसमें बाद वाला वेग लिया गया और इसमें पहले वाला वेग लिया गया, तो ये बाद वाला संवेग, ये पहले वाला संवेग, तो P2 माइनस P1 अपॉन डेल्टा टी। और इसको हम क्या लिख देंगे, डेल्टा पी। डेल्टा ने इसमें खोल दो, इसने इसमें बंद कर दो, और क्या था, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तो जी ये हो गया आपका F इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। थोड़ी डेफिनेशन में किस तरह लिखोगे, डेल्टा पी क्या है, संवेग में परिवर्तन, और डेल्टा टी क्या है, समय, यानी कि समय अंतराल। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या कहेगी, देखो। और एक बात क्या है, अगर जो हम किसी को डेल्टा टी से भाग कर रहे हैं तो वहां से रेट बन जाए। अगर जो दूरी की भाग कर दी डेल्टा एस की अपॉन डेल्टा टी की, तो ये क्या बनेगी, दूरी की दर, इसको बोल रहे हैं हम चाल। तो यानी कि जब हम किसी वस्तु को डेल्टा टी से भाग कर देंगे तो वहां बन जाएगी दर, रेट। रेट का मतलब एकांक, यानी कि एक सेकंड में कितना हुआ। तो देखो यहां से डेफिनेशन क्या निकली कि संवेग परिवर्तन, ये कितना था, संवेग परिवर्तन, और भाग कर दी डेल्टा टी की। संवेग परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। सिंपल है, संवेग परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। और ये हो गया एवरेज, क्योंकि डेल्टा पी भी एक बहुत बड़ी वैल्यू मानना और डेल्टा टी भी एक बहुत बड़ी वैल्यू। तो बस इसमें आप लगा दो लिमिट फंक्शन। ठीक है, लिमिट फंक्शन लगा दीजिए इसमें आप, तो आपको एकदम एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी। तो f इज इक्वल टू लिमिट, लिमिट में क्या कर रखे थे हम, डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ये बहुत छोटा, इसको जब हम छोटा करेंगे तो ऑटोमेटिक ऊपर दूसरा छोटा हो जाएगा। तो जब छोटा समय लेंगे तो संवेग परिवर्तन भी तो छोटा ही आएगा। बड़े समय में ज्यादा संवेग परिवर्तन होगा, छोटे समय में छोटा। तो ये बहुत छोटा, इसको लिख देंगे हम dp और इसको लिख देंगे हम dt। समझ गए? और इसको दूसरा लिखने का तरीका क्या था, d/dt, और इसको हम लिख कर दिया अलग, इसको कर दिया न्यारा। समझ गए? तो इसको क्या करें, ये है समय के सापेक्ष, जो सा नीचे होगा उसके सापेक्ष, उसके रेस्पेक्ट में समय के सापेक्ष संवेग अगर जो हम संवेग का अवकलन कर दें तो हमें बल मिल जाएगा।
F इज इक्वल टू dp/dt। कि अगर जो हम समय के सापेक्ष जो सा नीचे होगा उसके सापेक्ष समय के सापेक्ष हम संवेग का अवकलन कर दें तो क्या हो जाएगा जी, हमें बल मिल जाएगा। सिंपल है। और आगे चलो, अब देखो जी थर्ड लॉ ऑफ मोशन यानी कि गति का तृतीय नियम। ये क्या कह रहे हैं? तृतीय नियम ये कह रहे हैं अगर जी कहीं भी किल्ला कोई बल नहीं लगता। क्या कहा? कहीं भी सिंगल कोई फोर्स एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। समझ रहे? क्या होएगा? कोई ना कोई उसका उल्टा होएगा। और जो ये अलग अलग फोर्स हैं ये एक वस्तु पे नहीं, अगर जो एक वस्तु पर लग गए फिर तो काम खत्म, फिर तो नेट जीरो नहीं हो गया। ये एक ही समय में लगेंगे और अलग अलग वस्तुओं पे लगेंगे। देखो किस तरह, समझ में आ गया? तीसरा नियम, कोई भी बल किल्ला नहीं होता, उल्टा उसका बल हो, विपरीत बल हो। और अगर जो आप लिखना चाहो तो F12 वस्तु एक पर लगा दूसरी ने लगाया, इसका मतलब ये वेक्टर यानी कोई दिशा। और जी F21 यानी कि दूसरी पर लगाया पहले ने लगाया, एकदम उल्टा। ये किस पर लगा? पहली पर लगा। ये किस पर लगा? दूसरी पर लगा। परिमाण, ये बात लिखी तो यानी कि परिमाण समान है। ये 5 न्यूटन तो ये 5 न्यूटन, फर्क सिर्फ क्या है? दिशा उल्टी है। एग्जाम्पल लेकर बता रहे, बंदूक लो। अरे सर बंदूक पुलिस आ जाएगी। अरे देखो थोड़ा सा काम करके फिर रख लो। ले ली बंदूक। मान लो आपकी बंदूक किस तरह बना हुआ है, ये बना दिया हमने आपकी बंदूक। बंदूक से आप क्या करोगे? और ये गोली ठिस क्यों? बंदूक गोली पर बल लगाएगी तो गोली की गति ये भाग जाएगी, गोली भाग जाएगी दूर। मारनी नहीं किसी के, कभी जेल के वक्त चली गई, हवाई फायरिंग कर दी रोब बनाने के लिए तो गोली चली गई आपकी दूर। तो गोली की दिशा इधर, बंदूक भी तो पीछे ना झटका मारेगी मेरे चांद। ठीक है, तो जो बंदूक होगी ये तो पीछे ना, जैसे आप करोगे ठिस क्यों तो गोली धर जाएगी और आपका हाथ में समझ गए? तो देखो बंदूक ने गोली पर बल लगाया, गोली ने बंदूक पर लगाया। समझ रहे? दूसरा एग्जाम्पल, ये आपकी पृथ्वी है, धरती, अर्थ, कुछ ही कहो। ये आपको मान लो आप इस पे यहां से खड़े, किस तरह का बना भाई आपको? तो जी ये हमने आप बना दिए। बुरा नहीं मानना अगर जो थोड़ा सा भद्दा बन जाए। समझ रहे? तो ये आपको एक फोर्स के द्वारा नीचे की ओर खींच रही। समझ रहे? यानी कि पृथ्वी आप पे एक फोर्स लगा रही नीचे की ओर, और आप भी तो पृथ्वी पे एक फोर्स लगा रहे ऊपर की ओर। वो उठो चाहे ना उठो वो आपका काम नहीं है, अगर उतना ही फोर्स आप पृथ्वी ने ऊपर लगा रहे। समझ रहे? जितने मान लो अगर जो आपका वेट है 50 किलोग्राम और जी की वैल्यू आगे बताएंगे एम जी होगा, तो यानी कि अगर जो पृथ्वी आपको 500 न्यूटन से खींच रही नीचे की ओर, तो आप भी पृथ्वी को ऊपर खींच रहे 500 न्यूटन की मतलब 500 न्यूटन के बल से ऊपर की ओर। तो बस इसमें ना आपने क्या नोट करना है, अलग अलग वस्तुओं पे लगेंगे, एक ही टाइम में लगेंगे और दिशा बिल्कुल एकदम अपोजिट।
अब जी बात कर लो थोड़ी सी आवेग की, इम्पल्स। इसमें क्या हो गया यार, इम्पल्स। इम्पल्स क्या हो, कोई आपकी बॉडी, इस पर आपने फोर्स लगाया 5 न्यूटन, कितनी देर तक लगाया, 10 सेकंड तक। तो बस जितना बल लगाया, जितनी देर तक लगाया, उन दोनों के गुणा को हम कह देंगे आवेग, और इसको कहां से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल जे। हो गया। तो यहां से बैठे कितना हो गया, 50, और मात्रक न्यूटन सेकंड, इसका मात्रक न्यूटन, इसका सेकंड। और अगर जो आप इस तरह नहीं कहना चाहते, अगर जो कहते कि मूल मात्रक, मूल मात्रक यानी किलोग्राम अलग से बताओ जी, किलोग्राम की कितनी घात, द्रव्यमान उसकी सॉरी लंबाई की कितनी घात, समय की कितनी घात, तो उसको कहेंगे मूल मात्रक के पदों में। ये तो होगा स्टैंडर्ड। तो ये तो इसका एक मात्रक, मात्रक अब जब चर्चा कर रहे हैं तो इसका एक मात्रक तो हो गया न्यूटन, गुणा में है तो न्यूटन सेकंड, न्यूटन सेकंड। और अगर जो वो बताए जी मूल मात्रकों में, यानी कि जिसमें किलोग्राम अलग से लिखे जाए, वो होगा मूल मात्रकों के पदों में। तो देखो यहाँ से न्यूटन, न्यूटन का मतलब क्या था, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बट्टे में, और जी गुणा सेकंड। तो नीचे 2 थे, एक ऊपर था तो एक कट गया, या आप इसको कह लो घात -2, समझ गए, ये घात -2 होगी इसकी। तो जी ये हो गया आपका किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ये तो बैठा जी, सिंपल है। ये तो हो गया इसका मात्रक, मात्रक की बात होगी। और फिर इसका थोड़ा सा आगे भी पहुंचा लो। अगर देखो किस तरह जाएगा, हमने आपसे अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, यानी कि संवेग परिवर्तन की दर बल हो। तो ये क्या हो गया, डेल्टा पी इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी। तो ये एफ डेल्टा टी, तो जे इज इक्वल टू क्या हो गया, ये मान इस समीकरण से रख दो जिस तरह आप लिखना चाहो, डेल्टा पी। ये क्या है, संवेग परिवर्तन दर नहीं है यहां से, समझ रहे, संवेग परिवर्तन को ही क्या कह रहे हैं, आवेग कह रहे हैं। ये दर नहीं है, दर तब होती जब डेल्टा टी से भाग होती। तो संवेग परिवर्तन को क्या कह रहे हैं, आवेग कह रहे हैं जी, सिंपल। और मात्रक देखो, मात्रक क्या था उसका, उसका मात्रक आया था किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो देखो जो जे का मात्रक वही भाई, ये संवेग में चेंज है तो आवेग तो एक संवेग ही, जिस तरह अब वेग में चेंज यानी कि डेल्टा वी का मात्रक भी तो वही हो जो वी का हो। तो ये डेल्टा पी है तो डेल्टा पी का मात्रक भी तो वही आवेगा जो पी का हो। तो देखो पी का मात्रक एम वी था, तो ये एम ये वी, तो यानी कि समझ गए, तो यानी कि जो जे का मात्रक क्या हो, जो संवेग का मात्रक हो, आवेग का मात्रक जो संवेग का मात्रक, बस क्या है, संवेग परिवर्तन को आवेग कहते हैं। राशि कैसी है, सदिश है। दिशा संवेग की दिशा है, संवेग परिवर्तन की दिशा, संवेग परिवर्तन की दिशा, समझ गए। आवेग की दिशा क्या है, संवेग परिवर्तन की दिशा, क्योंकि ये संवेग नहीं संवेग परिवर्तन लिख रहा। डेल्टा का मतलब संवेग परिवर्तन, यानी कि बस डेल्टा का मतलब परिवर्तन, चेंज इन। अब भाई नेक्स्ट टॉपिक है संवेग संरक्षण का नियम। तो लो जी, संवेग संरक्षण का नियम, इंग्लिश में तो लिख लोगे, नियम का मतलब लॉ, लॉ ऑफ
कंजर्वेशन। किसका कंजर्वेशन हो रहा है जी? संवेग का। अब जो इसको कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण का मतलब बता देंगे, मोमेंटम। देखो, कंजर्वेशन का मतलब, संरक्षण का मतलब जो का त्यों, यानी के नो चेंज। समझ गए? संरक्षण का मतलब किसी का संरक्षण हो, आपका संरक्षण हो, किसी का संरक्षण हो। संरक्षण का मतलब जो का तो, कांस्टेंट, नो चेंज, ये आपका कंजर्वेशन का मतलब। तो संवेग संरक्षण का मतलब यानी कि बदलना नहीं। संवेग संरक्षण बदलना नहीं, इस नियम में देखो, इसके नाम से सारी बात क्लियर हो जाएगी। तो जी हम क्या करें कि संवेग संरक्षण ना बदले? तो जी इसका आंसर ही तो संवेग संरक्षण का नियम है। समझ गए? हम क्या करें कि हमारा संवेग ना बदले? तो इसके लिए हमने कुछ भी नहीं करना, चैन पे बैठना। चैन पे बैठने का मतलब कोई नेट फोर्स ना लगाओ, संवेग कांस्टेंट रहेगा। देखो एक बार नियम को पढ़कर सुना रहे, यदि किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल ना लगे तो संवेग कांस्टेंट, अर्थात P इक्वल टू कांस्टेंट। ये है संवेग संरक्षण का नियम। शर्त क्या बताई कि F एक्सटर्नल, बाह्य बल क्या होना चाहिए? 0। ये हमने प्रूफ करना कि अगर जो हम F एक्सटर्नल, कोई हम बाह्य बल ना लगावे, समझ रहे, हम कोई बाह्य बल ना लगावे, इसका मतलब यही तो है, इसका मतलब मैथ में यही तो है कि अगर जो हम कोई बाह्य बल ना लगावे तो ये हो जा। समझ गए? ये हमने प्रूफ करना कि अगर हम F एक्सटर्नल, ये हमारा नेट फोर्स 0 हो जा, समझ रहे, तो जी संवेग ऑटोमेटिक कांस्टेंट हो जाएगा। तो जी आओ, ये हमने प्रूफ करना है। और प्रूफ कुछ नहीं है, एक सिर्फ एक डिफरेंशिएशन का रूल है, लॉ है, वो है बस, कुछ भी नहीं है। F इज इक्वल टू, हमने बताया था हमने आपसे, F इज इक्वल टू dp अपॉन dt, यानी कि संवेग का समय के सापेक्ष अवकलन। इसको ये लिख रहा है F एक्सटर्नली, बाह्य फोर्स से लिख रहा है, और कोई सा फोर्स नहीं है। समझ रहे? तो क्या कहेंगे हम, लेकिन हमारा F बराबर है 0, लेकिन F बराबर 0 लिख दो यहाँ से भाई। हमने शर्त क्या दी कि हमारा हम F बराबर 0 रखेंगे, तो चूंकि हमारी शर्त है F बराबर 0, तो ये बात क्या हो जाएगी, dp अपॉन dt इज इक्वल टू 0। आगे चल के आप एक रूल पढ़ोगे डिफरेंशिएशन का, कि अगर हम, ये देखो हम डिफरेंशिएशन ही तो कर रहे हैं इतना, अवकलन ही तो कर रहे जी। अगर हम डिफरेंशिएशन कर दें किसका, किसी कांस्टेंट वस्तु का, आगे आपसे बताया जाएगा कि डिफरेंशिएशन को बोल लेंगे d/dx, और आप कर रहे 5 का, तो 0 आएगा। समझ रहे? अगर जो आप किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कर दो, यहाँ से किसके रेस्पेक्ट में करा, x के, x कुछ भी हो सके, तो यहाँ से हम किसके कर तो रहे डिफरेंशिएशन ही, मतलब तो यानी कि अगर जो हम अवकलन में नियम है कि अगर जो हम किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो वो 0 आएगा। ठीक है? तो देखो यहाँ क्या लिख रहा, यहाँ से हमने संवेग का डिफरेंशिएशन करा, वो आ गया 0। इसका मतलब क्या है, संवेग नियत रहा होगा। समझ रहे? सिंपल सी बात है भाई, कि अगर जो हमने प्रूफ करना था ये, और नियम क्या था, नियम था हमारा कि अगर जो हम किसी वस्तु को बाह्य बल ना लगावे तो उसका संवेग नियत रहेगा। यही संवेग संरक्षण का नियम है।
प्रूफ करने के लिए सिर्फ हमने अवकलन के नियम का इस्तेमाल करना था। उसमें क्या करना था, उसमें रूल में क्या हो रहा है कि किसी भी कांस्टेंट का, कोई भी मान लो कांस्टेंट है, उसका आप डिफरेंशिएशन कर रहे तो वो जीरो आएगा। तो यहाँ से उसने हमने पहले बता दिया कि dp/dt जीरो आएगा, क्योंकि ये क्या था, एफ फोर्स था और वो हमने कर दिया जीरो, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स की क्या कंडीशन रखी हमने, जीरो कर दो। तो जब ये डिफरेंशिएशन जीरो आएगा, जब ये डिफरेंशिएशन जीरो आ गया तो इसका मतलब ये होगा कि जिसका हम डिफरेंशिएशन कर रहे वो जीरो नहीं है, कांस्टेंट है। सिंपल, आसान था। अगाओ लास्ट टॉपिक, लास्ट तो है नहीं, नेक्स्ट टॉपिक कि अगर जो आपने कहीं से ये मिल जाए कि फोर्स बैलेंस्ड हो गई, संतुलित हो गई, ठीक है, तो उसका मतलब क्या है, तो उसका मतलब ये है कि नेट फोर्स का मतलब जो आखिर में रिजल्टेंट आया, सबका परिणाम, वो जीरो है। मान लो हमने एक फोर्स से 5 न्यूटन का इधर लगाया ईस्ट में, और एक ही वस्तु पर लग रहे हैं, और दूसरा लगा दिया 5 ही न्यूटन का, ये तो बड़ा बन गया। तो चलो एक काम करो, बराबर मान लो, जब हम कह रहे बराबर है तो बराबर है, दोनों एरो बराबर है, तो यानी कि परिमाण ये 5 न्यूटन, ये हमारा 5 न्यूटन, ईस्ट वेस्ट, ठीक है। तो यानी कि इनका जो नेट फोर्स है एफ नेट, वो जीरो है। तो अगर जो किसी कंडीशन में एफ नेट यानी कि परिणामी फोर्स शून्य आ जा, तो हम क्या कहेंगे, अक्षीय बल संतुलन की दशा में है, ठीक है, संतुलन की दशा में है। असंतुलन की दशा में कोई बल कुछ नहीं कर सकता, बताओ कुछ कर दें क्या। अरे भाई रास्ता खींच रही, कुछ लोग समझ रहे, कुछ लोग इधर खींच रहे और कुछ लोग बिल्कुल अपोजिट साइड में, दोनों का फोर्स बराबर है, तो रास्ता किधर जाएगा, रास्ता तो यहीं का यहीं हट जाएगा, समझ रहे, तो यानी कि जीरो, सिंपल। अच्छा भाई।